हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज की क्लास में हम जो अध्ययन करने वाले हैं वो अध्ययन करेंगे इंडियन पॉलिटी की। ठीक है, तो इससे पहले की क्लास इस इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड आप लोग देख लीजिएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर के सहजता पूर्वक पहले उस क्लास को देखिएगा एंड उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, तो आज जो हमने अध्ययन करने वाले हैं वो उसी इंडियन पॉलिटी के संदर्भ में हमारा जो टॉपिक चल रहा था, क्या चल रहा था, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हम लोग पढ़ रहे थे, जिसको हम लोग संवैधानिक विकास के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहले हम थोड़ा सा रिवीजन मोड में लेते हैं कि इस संवैधानिक विकास के संदर्भ में संवैधानिक विकास के संदर्भ में हम लोगों ने जो अध्ययन किया था वो कौन कौन सी ऐसी हमारी बातें हैं जिनको हम लोगों ने पढ़ने का प्रयास किया था। ठीक है, तो फिलहाल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसी कारणवश मेरा कहने से तात्पर्य यही है कि पहले आप लोग उस क्लास को देखिएगा, उसके बाद आकर के यहाँ पे विजिट कीजिएगा। ठीक है, इसमें हम लोग थोड़ा सा रिवीजन ये करते हैं कि कौन कौन से ऐसे हमारे अधिनियम थे जिनको हम पढ़ चुके थे। तो इसमें हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात की थी हमने। अगर याद होगा तो बेटर है, नहीं याद होगा तो यहाँ पे हम पुनः देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट एंड इसी के पश्चात में 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, इसी का अध्ययन हम लोगों ने किया था, पीट्स इंडिया एक्ट। एंड इसी के पश्चात में 1786 का जो हमारा संशोधन अधिनियम था, संशोधन अधिनियम, इसका भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। एंड इसी के पश्चात में हम लोगों ने जो और पढ़ना था वो पढ़ना था 1793 का चार्टर एक्ट, चार्टर एक्ट, इसका भी अध्ययन हम लोगों ने करना था। एंड 1793 के पश्चात में 1813 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। एंड इसी के पश्चात में जो हम लोगों ने लास्ट पढ़ना था 1853 के चार्टर एक्ट पे बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे एक्टों में या जो हमारी पहली क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने जो अपने अध्ययन को किया था वो अध्ययन था हमारा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, 1786 का संशोधन अधिनियम। एंड जो आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं वो पूर्णतः हम लोग अध्ययन करेंगे 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, और बाकी जो लास्ट हम लोगों ने अध्ययन करना है वो 1853 के चार्टर एक्ट पे भी आज हम बात करेंगे। ठीक है, ये हमारे एक्ट ऐसे हैं कि ये हमारे कुछ नियम और कानून थे जिनके द्वारा ब्रिटिश संसद से हमारा या ब्रिटिश मंत्रिमंडलों के द्वारा कमांड बना करके रखा गया था कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो वही हमारे रूल्स हैं ये, जो कि बच गए हैं थोड़ा बहुत, तो उनको भी हम आज इस क्लास में कंप्लीट करते हैं। फिलहाल में ये हमारा हो चुका होता है। आज जो हमने बात करनी है वो पूर्णतः बात करेंगे 1813 के चार्टर एक्ट की बात करेंगे। ठीक है, देखते हैं ये 1813 का चार्टर एक्ट हमारा क्या होता है कि 1813 के चार्टर एक्ट में ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिशों के द्वारा ये हमारा बोला गया कि कंपनी अपने मन मुताबिक कार्य कर रही होती है इंडिया में, तो 1813 का चार्टर एक्ट हमारा लाया गया। ठीक है, और चार्टर एक्ट लाया गया इंडिया में, तो इसके अंतर्गत ये बोला गया
कि यहाँ पे अब क्या होता है कि इंग्लैंड में हमारा औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा होता है। ठीक है, इस समय यानी 1813 के समय, मैंने इससे पहले भी बोला था कि इसको हम मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत भी इस चैप्टर को पढ़ेंगे और बड़े ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। और यहाँ अगर हम लोग पढ़ ही रहे हैं तो यहाँ भी हम लोग इसको पढ़ते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। इस कारणवश यार इसको बड़े ही एकाग्रता के साथ में इस चैप्टर को अध्ययन करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो इसके माध्यम से ये बोला गया कि इस एक्ट के माध्यम से कि जैसे ही हमारा औद्योगिक क्रांति का दौर चल रहा होता है ये हमारे इंग्लैंड में, तो वहां पे कच्चे मालों की उत्पादकता ज्यादा होती है, या कच्चे माल या कच्ची वस्तुएं, इस प्रकार के तरह तरह की वस्तुएं वहां पे ज्यादा क्या की जाती हैं कि मतलब विकसित की जाती हैं या तैयार की जाती हैं। और इन्हीं सब में जो सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक का क्षेत्र था वो था हमारा सूती वस्त्र का उद्योग। इसकी उत्पादकता ज्यादा हो रही थी इंग्लैंड के अंतर्गत। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि वहां पे अब जब सूती वस्त्र ज्यादा बनेंगे तो उनको बेचने के लिए कहीं ना कहीं हमको जाना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसकी सेलिंग करनी पड़ेगी। तो इस कारणवश इंग्लैंड के लोगों ने या ब्रिटेन के लोगों ने क्या किया कि उसको यानी सूती वस्त्र को बेचने के लिए या उसकी सेलिंग करने के लिए क्या किया कि बाजार की आवश्यकता पड़ी। अब बाजार की आवश्यकता पड़ी तो वो लोग इंडिया में आते हैं व्यापार करने के लिए, वो भी सूती वस्त्रों का व्यापार करने के लिए। ठीक है, और इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि यार व्यापार करने के उद्देश्य से ही ईस्ट इंडिया कंपनी आती है। लेकिन इस चार्टर एक्ट के तहत ये बोला गया कि अभी तक केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को ही भारत में व्यापार करने का मतलब आदेश दिया गया था। लेकिन इस चार्टर एक्ट के थ्रू जैसे ही सूती वस्त्र का उद्योग बढ़ता है तो यहाँ पे ये बोला गया कि कंपनी का जो एकाधिकार होता है व्यापार के संदर्भ में उसको समाप्त कर दिया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया जाता। कंपनी के एकाधिकार से तात्पर्य यह है कि कंपनी अब केवल ब्रिटेन की तरफ से कंपनी ही व्यापार नहीं करेगी भारत में, ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति भारत में जाकर के व्यापार कर सकता है। ठीक है, अभी तक इस चार्टर एक्ट से पहले केवल कंपनी ही शासन व्यापार करती थी इंडिया में। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है कि इस चार्टर एक्ट के थ्रू ये बोला गया कि कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, और फिलहाल में कंपनी को थोड़ा सा रियायत दी गई थी, यानी अभी मैंने बोला कि पूर्णतः उस पे कमांड मतलब समाप्त नहीं किया गया था, पूर्णतः समाप्त नहीं किया गया था। ठीक है, चीन का व्यापार और चाय का व्यापार बेहद ही महत्वपूर्ण व्यापार था ब्रिटेन में कंपनियों के संदर्भ में, तो इस पे थोड़ा सा रियायत दी गई थी कि चाय का व्यापार ब्रिटिश कंपनी कर सकती है और भारत का हमारा पड़ोसी देश है एक चीन, इसके साथ भी कंपनी व्यापार कर सकती है। ठीक है, तो इस चीज में कंपनी को थोड़ा सा रियायत बरती गई, बाकी एकाधिकार उसका व्यापार का समाप्त कर दिया गया। और क्या होता है कि सूती वस्त्र का जो भी हमारा रास्ता था वो इंडिया में खुल चुका होता है और वहां से व्यक्ति सूती वस्त्रों के उद्योग से रिलेटेड या व्यापार करने के उद्देश्य से ब्रिटेन से कहां पे आते हैं, भारत में आते हैं और व्यापार करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तथ्य को भी हमने क्या करना है, याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में एक प्रकार से और बोलना चाहे तो यार इस 1813 के चार्टर एक्ट के थ्रू हमारा एक अंग्रेजों के द्वारा एक नीति और लाई गई कि भारत में प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए हम शिक्षा की नीति पर खर्च करेंगे। यार फिलहाल में 1 लाख रुपए क्या होता है प्रतिवर्ष, ये केवल और केवल उनके तरफ से किया गया एक ऐसा प्रयास था कि हाँ हम इंडिया में रहते हुए इंडिया की स्थिति को भी सुधार रहे हैं, केवल अपना ही भरण पोषण या अपना लाभ नहीं चाह रहे हैं, हम इंडिया में रहने वाले व्यक्तियों का भी लाभ चाहते हैं। इस कारणवश एक नीति लाते हैं वो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, जिसमें प्रत्येक वर्ष 1 लाख रुपए हम
खर्च करेंगे, जो कि मेरे अनुसार अगर बोला जाए तो बेहद ही कम था। 1 लाख रुपए वर्ष का क्या होता है, ठीक है। तो इस 18 के चार्टर एक्ट के थ्रू भी ये बात बोली गई। एंड एक बात ये भी बोली गई इस चार्टर एक्ट के थ्रू कि कुछ हमारे ब्रिटेन से ईसाई लोग आते हैं या ईसाई मिशनरी लोग आते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं ईसाई मिशनरियों की संज्ञा भी दे सकते हैं। तो वो लोग आते हैं इंडिया में और भारत के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं या उन पे दबाव बनाते हैं कि आप ईसाई धर्म को एक्सेप्ट कीजिए, यानी हम यहाँ पे आए हैं ईसाई धर्म के प्रचार करने के उद्देश्य से, तो आप ईसाई धर्म को प्रचारित कीजिए या अपनाइए। और इस कार्य को करने के लिए उन्होंने एक जरिया चुना था, जो कि एक स्कूल के माध्यम से हो गया, यानी स्कूलों कॉलेजों के माध्यम से हो गया, एक प्रकार से कई संघ बना करके यानी संघों के माध्यम से वो ईसाई धर्म को प्रोत्साहित करते थे और लोगों पे दबाव बनाते थे कि ईसाई धर्म को आप क्या कीजिए, यानी एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। तो ये 2 से 3 बातें हमको 1813 के चार्टर एक्ट से याद रखनी है। बात करते हैं 1833 का चार्टर एक्ट। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है 1813 के चार्टर एक्ट के पश्चात में 1833 का चार्टर एक्ट हमारा ये होता है कि ये इसमें एक पॉइंट और याद रखना, 20 वर्षों के लिए इनका शासनकाल फिर से बढ़ा दिया गया था, ठीक है, औद्योगिक क्रांति जब होती है। एंड ये 1833 का चार्टर एक्ट जब आता है इंडिया में, इसमें फिर कंपनी की सत्ता को 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया, यानी 20 वर्ष के लिए कंपनी फिर से शासन करेगी आने वाले 20 वर्षों के लिए। इसी तरीके धीरे धीरे करके अंग्रेज जो होते हैं या जो ब्रिटिश कंपनी होती है वो हमारा 200 से 250 सालों तक इंडिया पे क्या करते हैं, राज करते हैं या अपनी सत्ता को स्थापित करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या बोला गया 1830 थ्रू के थ्रू, इसमें ये बोला गया इस चार्टर के थ्रू कि कंपनी का जो एकाधिकार था 1813 के चार्टर एक्ट में, उसमें कुछ रियायत दी गई थी, लेकिन यहाँ पे उस रियायत को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कंपनी का जो एकाधिकार था उसको पूर्ण रूप से, कंपनी का एकाधिकार पूर्ण रूप से क्या किया गया, समाप्त कर दिया गया, पूर्ण रूप से। अब कंपनी केवल शासन नहीं करेगी, यानी जो बचा कुचा अधिकार था कंपनी के क्षेत्र में, जैसे चीन और चाय का व्यापार, इस पे भी अब रोक लगा दी गई कि कंपनी अब इस क्षेत्र में भी व्यापार नहीं करेगी, ठीक है। किस चार्टर एक्ट के थ्रू किया गया, तो 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू किया गया, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में क्या बोला गया कि कंपनी का जो एकाधिकार था ये समाप्त कर दिया गया। एंड इस एक्ट के थ्रू एक बात ये बोली गई कि इंडिया के अंतर्गत जो भी हमारी गवर्नमेंट जॉब होती है उसमें जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या इस तरीके के जितने भी हमारे आधार हो सकते हैं उनमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। सारे लोगों के प्रति हमारी क्या होगी, सहजता की भावना होगी, यानी सबको एक समान अधिकार देने की व्यवस्था हम इस चार्टर एक्ट के थ्रू क्या करते हैं, स्थापित करते हैं, जो कि वर्तमान में आज भी संविधान में ये प्रावधान किया गया है समता एवं समानता के अधिकार में। जब हम लोग आर्टिकल की क्लास अटेंड करेंगे तो वहां पे मैं बड़े ही बेहतरीन तरीके से इन सारे चीजों का गहनता से अध्ययन करवाऊंगा, ठीक है। तो वहां पे हम लोग उसको देखने का प्रयास करेंगे। फिलहाल में यहाँ पे यही देखेंगे 1833 में क्या किया गया कि गवर्नमेंट जॉब में भी रियायत दी गई, सारे लोगों को समान अधिकार दिया गया। एंड इसी के पश्चात में अभी तक गवर्नर जनरल होता था बंगाल का, लेकिन अब इस पद को समाप्त किया गया गवर्नर जनरल को। अब पूरे भारत का गवर्नर जनरल होने लगा, क्या होने लगा, पूरे भारत का गवर्नर जनरल होने लगा। और भारत के गवर्नर जनरल को नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के नाम से जाना गया। ये हमारे क्या होते हैं, भारत के गवर्नर जनरल हमारे बनते हैं, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में एक हमारा रियायत और दी गई कि एक विधि सदस्य का भी
चुनाव किया गया या एक सदस्य की नियुक्ति और की गई, विधि सदस्य की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति की गई? एक विधि सदस्य की। इस एक्ट के थ्रू एक विधि सदस्य की नियुक्ति की गई और इसको नियुक्त तो किया गया, लेकिन इसको पूर्ण रूप से अधिकार नहीं था कि ये किसी भी बैठक में या किसी भी मत में, जो भी हमारा ये गवर्नर जनरल या भारत के गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड विलियम बेंटिंक, इनको क्या किया गया कि इनकी मंत्रिपरिषद में जो भी बैठक होगी वो यार वहां पे ये वोटिंग नहीं कर सकते हैं, केवल और केवल सलाह दे सकते हैं एज अ विधि अधिकारी के तौर पे। ठीक है, तो ये विधि सदस्य थे कौन? पहले विधि सदस्य मैकाले थे हमारे। कौन थे? मैकाले। इसको भी हमने याद रखना है, अर्थात सीमित अधिकारों के साथ इनकी नियुक्ति की गई। किसके? 1833 के चार्टर एक्ट के थ्रू। एंड इसी के पश्चात में एक बात और बोली गई कि यहां से दास्ता का अंत होता है, इसी चार्टर एक्ट के थ्रू दास्ता का अंत होता है, अर्थात भारत में जो दास व्यवस्था होती है उसका अंत भी इसी चार्टर एक्ट के थ्रू किया जाता है। यानी और इसको ऐसा करने में फिलहाल 10 साल का समय लगता है, जो कि 1833 से 1843 तक का समय लगता है। और ये लॉर्ड एलन बेरो के नेतृत्व में दास्ता का अंत हमारे किया जाता है। यानी अब भारत में किसी भी व्यक्ति को दास प्रथा की प्रताड़ना को झेलना नहीं पड़ेगा। तो दास प्रथा पूरी तरीके से यहाँ पे क्या होती है? बंद हो जाती है या समाप्त कर दी जाती है। तो ये हमारा 1833 का चार्टर एक्ट होता है। इसके तहत हमको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। एंड इसी के पश्चात में हमारा आता है 1853 का चार्टर एक्ट आता है। इसके अंतर्गत क्या बोला गया कि 1853 का जो चार्टर एक्ट था इसमें ये बोला गया कि जो भी हमारे एक प्रकार से बोले तो विधि सदस्य था हमारा, उसको केवल सलाह देने का अधिकार था, लेकिन इस चार्टर एक्ट के थ्रू उसको वोटिंग का भी अधिकार दे दिया जाता है। वोटिंग से तात्पर्य यह है कि अभी तक वो किसी भी बैठक में या किसी भी मंत्रिपरिषद की बैठक में भाग ले सकता था और केवल सलाह दे सकता था, लेकिन अब क्या हुआ कि अब वो पूर्ण रूप से उसको अधिकार मिल गया कि अब वो भी वोटिंग कर सकता है। तो विधि सदस्य को क्या किया गया? इस एक्ट के थ्रू पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है, पूर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में इस चार्टर एक्ट के थ्रू और क्या बोला गया कि इससे पहले जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स होते थे, कोड ऑफ डायरेक्टर्स, कोड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते थे, इसमें क्या होता है कि पहले 24 सदस्य होते थे। हम लोगों ने पढ़ा था, कब पढ़ा था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था 24 सदस्य थे, लेकिन यहाँ पे कोड ऑफ डायरेक्टर्स की हमारे क्या की जाती है? संख्या घटा करके 18 कर दी जाती है। यहाँ पे 18 सदस्य होंगे और ये बात हम लोगों ने किसमें पढ़ी? 1853 के चार्टर एक्ट में पढ़ी। ठीक है, और इसी के पश्चात में इसमें एक हमारा और नियम आता है, एक कानून और आता है 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू, कि इसमें ये बोला जाता है एक प्रकार से कि जो भी हमारे ये अधिकारियों से रिलेटेड एग्जाम होते हैं, ब्रिटिशर्स के इस समय जो भी अधिकारी थे, बड़े बड़े अंग्रेजों के जो भी अधिकारी थे, अगर वर्तमान से कंपैरिजन करें तो जैसे हमारे ये सिविल सर्विसेज की परीक्षा होती है, यानी जो भी हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से रिलेटेड, ग्रुप ए से रिलेटेड जितने भी हमारे ये अधिकारी होते हैं, तो इन अधिकारियों के संदर्भ में पहली बार प्रवेश परीक्षा का या पहली बार प्रतियोगी परीक्षा का शुभ आरंभ इसी चार्टर एक्ट के थ्रू किया गया, अर्थात सिविल सर्विसेज परीक्षा का जो भी हमारा प्रावधान किया गया सर्वप्रथम 1853 के चार्टर एक्ट के थ्रू किया गया। ठीक है, तो इसको भी हमने क्या करना है? याद रखना है। 1853 के चार्टर एक्ट से संबंधित ये बातें हमको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, तो ये थी हमारी कुछ
संवैधानिक विकास से रिलेटेड प्रथम में जो भी हमारे एक्ट आते हैं जिन पे ब्रिटिश संसद के द्वारा हमारा ब्रिटेन से ही हमारे कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं, जो कि इंडिया में ये सारे नियम कानून बनते हैं और डायरेक्टली वहीं से इन नियमों के माध्यम से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, अपनी कमांड या अपनी सत्ता को स्थापित किए रहते हैं और इन्हीं नियमों के अनुसार में कंपनी क्या करती है, इंडिया में शासन करती है। ठीक है, इन्हीं रेगुलेशन के माध्यम से। लेकिन इसी के पश्चात में हमारा 1857 की एक क्रांति होती है। जब 1857 की क्रांति होती है, जिसको सैनिक विद्रोह के नाम से भी जानते हैं या सशस्त्र विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, 1857 की क्रांति को, तो उसके बाद ये कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है पूर्णतः। ठीक है, इंडिया पे अब कंपनी शासन नहीं करेगी। अब यहाँ पे या यहाँ का इंडिया का जो भी शासन होता है वो ब्रिटिश क्राउन के नेतृत्व में चलने लगता है। ब्रिटिश क्राउन से क्या तात्पर्य है कि ब्रिटिश क्राउन से ये तात्पर्य है कि अभी तक कंपनी यहाँ पे सत्ता संभालती थी, व्यापार करती थी, प्रशासनिक कार्यों को करती थी, लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ से कंपनी की सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और यहाँ से यहाँ का जो शासन अब हैंडल किया जाएगा वो डायरेक्टली ब्रिटेन से ही अब हैंडल किया जाएगा। ब्रिटेन की महारानी के द्वारा या राजा के द्वारा वहां से इस सत्ता को स्थापित किया गया। इसी को हम लोग ब्रिटिश क्राउन की सत्ता के नाम से जानते हैं। तो इंडिया का जो प्रशासन अब चलाया जाने लगा 1857 की क्रांति के पश्चात में, वो हमारा चलाया गया ब्रिटिश राजा या रानी के नेतृत्व में। ठीक है, तो यही हमारा क्राउन का शासन होता है और इसके संदर्भ में भी कुछ हमारे एक्ट आते हैं। तो 1857 की जो भी हमारी क्रांति थी, इसके पहले जो भी हमारे नियम कानून बनाए गए उनको हम एक्ट के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति होती है और ब्रिटिशर्स की जो सत्ता होती है वो ब्रिटिश क्राउन के नेतृत्व में चलाई जाने लगती है, अर्थात ब्रिटेन के राजा या रानियों के द्वारा चलाई जाने लगती है, तो इसके बाद जो हमारे एक्ट बनाए गए इंडिया में उनको हम अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो देखते हैं कि 1857 के पश्चात में हमारे ऐसे कौन कौन से अधिनियम होते हैं जिनके द्वारा ब्रिटिशर्स के या ब्रिटिश जो क्राउन था या ब्रिटिश जो क्राउन का शासन होता है वो इन्हीं के नाम से जानते हैं, या ब्रिटिश राजा या रानी के नेतृत्व में ये हमारे अधिनियम चलाए जाते हैं। ठीक है, तो उनको हम यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं। देखते हैं इसी में जो हम लोगों ने बात की थी कि क्राउन के संदर्भ में जब चलने लगता है तो कुछ हमारे एक्ट बनाए जाते हैं ब्रिटेन से ही, और इंडिया में उनको हम जब ये हो जाता है 1857 की क्रांति तो इसको अधिनियम का नाम दे देते हैं। अब जो कानून आएंगे उनको हम अधिनियम के नाम से पढ़ेंगे और 57 की क्रांति से पहले उनको हम एक्ट के नाम से पढ़ते थे। ठीक है, देखते हैं कौन कौन से अधिनियम हैं जो इंडिया में ब्रिटिशर्स के द्वारा या ब्रिटिश क्राउन के द्वारा स्थापित किया गया। तो सर्वप्रथम आता है 1800, याद रखना हमने 1858 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम ये हो गया हमारा। एंड इसी के पश्चात में 1861 में हमारा आता है 1861 का अधिनियम आता है हमारा। 1861 का अधिनियम आता है, इसको भी याद रखना है। एंड इसी के पश्चात में 1892 का अधिनियम आता है, इसको भी हमने याद रखना है। एंड उसके पश्चात में 1909 का अधिनियम आता है जिसको हम लोग मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में 1919 में हमारा एक अधिनियम और आता है
जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्ले मिंटो के पश्चात में मॉन्टेग्यू बोलते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं या अधिनियम के नाम से जानते हैं। एंड इसी के पश्चात में आता है 1935 का अधिनियम, जो कि बेहद और बेहद महत्वपूर्ण अधिनियम होता है। 1935 का अधिनियम, ठीक है। इसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ज्यादातर जो भी हमारे संविधान के स्रोत लिए गए वो 1935 के अधिनियम से ही संविधान में समाहित किया गया है, ठीक है। एंड 1935 के पश्चात में 1947 का अधिनियम आता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो ये 1857 की क्रांति के पश्चात में ये हमारे क्राउन के द्वारा कुछ नियम कानून इंडिया पे ये लाए जाते हैं और इन्हीं नियमों के द्वारा ब्रिटिश क्राउन का शासन हमारा डायरेक्टली ब्रिटेन से ही इंडिया के अंतर्गत चलाया जाता है, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने 1858 के भारत सरकार अधिनियम की बात की, 1861 के अधिनियम की बात की, 1892 के अधिनियम पे बात करेंगे, 1919 के अधिनियम पे बात करेंगे, 1919, 1935 एंड 1947 इस अधिनियम पे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो सर्वप्रथम हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम कि इस अधिकार या इस अधिनियम के थ्रू ऐसी कौन कौन सी बातें बोली गई ब्रिटिश क्राउन के द्वारा, जो कि इन नियम के तहत अब ब्रिटेन की जो सत्ता है वो इंडिया पे काबिज होगी या इंडिया में इसी नियम के हिसाब से जो भी कंपनी है या जो अंग्रेज है या जो अंग्रेजी हुकूमत है वो इसी एक्ट के थ्रू क्या करेगी, अपना कार्य या प्रशासनिक कार्य करेगी, ठीक है। तो देखते हैं इसी 1858 में भारत सरकार अधिनियम। देखते हैं इसी में क्या बोला गया कि 1858 के भारत सरकार अधिनियम में ये बोला गया कि अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कंपनी का पूरी तरीके से एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, यानी अब कंपनी की सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो गई और कंपनी की सत्ता समाप्त होने के पश्चात में इंडिया का जो भी अब प्रशासनिक कार्य होगा वो अब ब्रिटेन के राजा या रानी जी जो होंगी उनके नेतृत्व में चलाया जाएगा। तो पूर्ण रूप से ब्रिटिश हुकूमत की जो कंपनी वाली सत्ता थी वो समाप्त कर दी गई, ठीक है। एंड इसी के पश्चात में ये बोला गया कि अब इस 1858 के संदर्भ में ब्रिटिश के जो भी हमारे क्राउन हैं उनके हाथों में सत्ता चली जाती है, ब्रिटेन के राजा और रानी के द्वारा यहाँ इंडिया की हुकूमत चलने लगती है, ठीक है। और इसी के पश्चात में इस 1858 के भारत सरकार अधिनियम में ये भी बोला गया कि जो भी हम लोगों ने अभी पीछे पढ़ा था कि हमारी कुछ समितियां बनाई गई थी ब्रिटेन में या इंडिया में बनाई गई थी, जिसको हम लोग बोर्ड ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। एक हमारी समिति ये थी और एक था हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था। तो अब ये भी क्या किया गया, इनको भी समाप्त कर दिया गया। क्यों? क्योंकि यार जब कंपनी ही नहीं रही, क्योंकि ये हमारी समितियां बनाई गई थी कंपनी पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए, लेकिन जब कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त हो गया तो अब इन संगठनों की भी आवश्यकता नहीं थी। तो इन संगठनों को भी क्या कर दिया गया, पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इसको भी हमने याद रखना है। किस अधिनियम के द्वारा? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा, ठीक है। और इसके पश्चात में इन दोनों के स्थान पे हमारे इंडिया में एक पद का मतलब एक पद और बनाया गया,
जिसको हम लोग भारत सचिव के नाम से जानते हैं। भारत सचिव के नाम से जानते हैं। ये पद बनाया गया ब्रिटेन में। कहां पे? ब्रिटेन में ये पद बनाया गया भारत सचिव का। इन दोनों पदों को निरस्त कर दिया गया और इस भारत सचिव के पद को बनाने का एक ही उद्देश्य था ब्रिटेन में कि अब डायरेक्टली रूप से ये भारत सचिव ब्रिटेन से इंडिया पे क्या करेगा? कमांड रखेगा। यानी अब इस भारत सचिव के द्वारा इंडिया की सत्ता को नियंत्रण किया जाने लगा। ठीक है, तो ये भारत सचिव का पद बनाया गया और कहां पे बनाया गया? ब्रिटेन में ही बनाया गया। अब यही भारत सचिव नाम का जो पद था, यही अब पूर्ण रूप से भारत में क्या करना है, किसको कैसे रखना है, भारत की देखभाल कैसे करनी है, या भारत के बारे में क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारा सिस्टम ब्रिटेन से ही इस पद के माध्यम से किया जाने लगा। और इतना ही नहीं, ये भारत सचिव का जो पद था ये अकेले ही निर्णय नहीं लेता था। ठीक है, इसके लिए भी कुछ हमारे मंत्री परिषद थे वो बनाए गए थे। ठीक है, तो अकेले ये निर्णय नहीं लेता था। और भारत सचिव जी के संदर्भ में ये भी बोला जाता है कि ये जो भारत सचिव का पद होता था, यहाँ पे ये थोड़ा सा अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, यानी ब्रिटिशर्स जो हुकूमत थी उन्होंने दिमाग लगाया कि भारत सचिव का पद बनाया ब्रिटेन में, लेकिन इस पद से रिलेटेड जितना भी खर्च आएगा, अब यार जाहिर सी बात है कोई भी पद बनाया गया है उस पे जो व्यक्ति बैठेगा वो कार्य करेगा, तो कुछ ना कुछ तो बजट बनेगा, बजट बनेगा तो खर्च बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा तो ये खर्च किस पे डाल दिया अंग्रेजों ने? ये भारत पे डाल दिया। तो ये थोड़ा सा उनका दिमाग, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा मुझे कि उन लोगों ने इस पद को बनाते हुए, इस पद पे जो भी व्यक्ति बैठा वो कार्य कर रहा था इंडिया के संदर्भ में। तो इसी कारणवश ब्रिटिश जो काउन होते हैं या ब्रिटेन के जो राजा रानी होते हैं, उनका कहना ये था कि ये पद भारत के संदर्भ में कार्य करता है, भारत की देखरेख में कार्य करता है। इसी कारणवश इस पद से रिलेटेड जितना भी व्यय होगा, जितना भी खर्च आएगा, वो भारत के राजकोष से हम क्या करेंगे? उसको भरेंगे, या भारत के राजकोष पर उसको हम डालेंगे। और इसी को नाम दिया गया होम चार्जेस। तो इसको भी याद रखना है कि होम चार्जेस क्या होता है। होम चार्जेस क्या होता है? तो होम चार्जेस से तात्पर्य यही है कि भारत का जो सचिव होगा, जो ब्रिटेन में बैठा है, वो भारत के संदर्भ में कार्य करेगा, तो इसका जो खर्च आएगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? होम चार्जेस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये बात किसमें कही गई? 1858 के भारत सरकार अधिनियम के तहत बोली गई। ठीक है, एंड इसी के पश्चात में अभी तक हम लोगों ने क्या अध्ययन किया था कि अभी तक हम लोगों ने अध्ययन किया था कि इससे पहले गवर्नर होता था, उसके बाद बंगाल का गवर्नर, उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, उसके बाद भारत का गवर्नर, भारत का गवर्नर जनरल, ये सारे पद बनाए गए। लेकिन जैसे ही कंपनी की सत्ता समाप्त हुई तो जो सत्ता थी वो पहुंच गई ब्रिटेन में डायरेक्टली रूप से। अब ब्रिटेन के राजा या रानी के द्वारा इंडिया की सत्ता चलाई जाने लगी। तो क्या हुआ कि अब इन सारे पदों को समाप्त करके एक पद बनाया गया जिसको भारत के वायसराय के नाम से भी जानते हैं। यानी ये जो वायसराय था, वायसराय के नाम से जाना गया, जो भी गवर्नरों का पद था वो समाप्त कर दिया गया इस एक्ट के द्वारा। ठीक है, और इस समय भारत के जो वायसराय थे, यानी 1857 की जब क्रांति होती है उस समय भारत के जो हमारे गवर्नर जनरल होते हैं वो एक प्रकार से लॉर्ड, एक प्रकार से बोले तो लॉर्ड विलियम बैटन करके ऐसे होते हैं, लॉर्ड कैनिंग करके होते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो कि 1857 की क्रांति जब होती है तो ये भारत के गवर्नर जनरल के पद पर स्थापित होते हैं। इसी कारणवश जब सत्ता उनके हाथों में चली जाती है, ब्रिटिश क्राउन के हाथ में, तो सारे पद भारत से समाप्त कर दिए गए गवर्नरों से रिलेटेड, और एक पद बनाया गया वो भी पूरे भारत का होगा, जिसकी कंपैरिजन अगर हम आज के तौर पे करें
तो ये हमारा आज आधुनिकता के तौर पे जैसे हमारे इंडिया में राष्ट्रपति का पद है जो कि पूरे भारत के संदर्भ में है, तो उस समय ब्रिटिशर्सों के मतलब शासनकाल में पहले हमारे केवल बंगाल का गवर्नर होता था। अब इन सारे पदों को यानी निरस्त कर दिया गया, केवल बंगाल क्षेत्र का ही नहीं, अब पूरे भारत का वायसराय होगा। बंगालों को यानी गवर्नर जनरलों का पद निरस्त कर दिया गया। तो इस समय जो भारत के प्रथम वायसराय बनते हैं वो हमारे कौन बनते हैं, उनको हम लोग याद रखना लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। लॉर्ड कैनिंग जो कि आधुनिक राष्ट्रपति के पद के समान ये हमारे होता है। ठीक है, तो इस 1858 के अधिनियम में इतनी सारी बातें हमको याद रखनी है। ये सारे रूल और रेगुलेशन बनाए गए ब्रिटिश क्राउन के द्वारा या ब्रिटिश राजा रानियों के द्वारा, ये सारे नियम और कानून बनाए जाते हैं। ठीक है, बात करते हैं इसी 1858 के पश्चात में 1861 के अधिनियम पे बात करते हैं कि 1861 का अधिनियम क्या होता है। तो इसी में देखते हैं 1861 का अधिनियम बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि 1861 के अधिनियम में ये बोला गया कि अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा था कि मंत्री परिषद जो थी, जो भी हमारी मंत्री परिषद थी किसकी, यानी अब हमारे वायसराय कौन हो गए, लॉर्ड कैनिंग। तो इनकी जो मंत्री परिषद थी उसमें पहले हम लोगों ने पढ़ा 4 सदस्य थे, गवर्नर जनरल को मिला के 5 सदस्य। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट में कम कर दिया गया, कुल मिला के 3 सदस्य, गवर्नर जनरल को मिला के 4 सदस्य। फिर उसके पश्चात में हम लोगों ने पढ़ा एक विधि सदस्य जोड़ा जाता है, जिसमें 1813 के चार्टर एक्ट में हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो फिर से 5 सदस्य हो जाते हैं और यहाँ पे 5 सदस्य होने के पश्चात में 5 सदस्यों की टीम ही चलती है, जिसके पश्चात में पुनः ये लॉर्ड कैनिंग यानी एक हमारे वायसराय जुड़ते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 सदस्यों की टीम हमारे तैयार हो जाती है मंत्री परिषद में। ठीक है, अब ये मंत्री परिषद क्या करेगा कि जो भी हमारे भारत का वायसराय होगा वो इन्हीं के संदर्भ में कार्य करेगा, इन्हीं मंत्री परिषद के आधार पे कार्य करेगा या इन्हीं की सहायता से कार्य करेगा। ठीक है, और इनको यानी वायसराय को इस अधिनियम के तहत यहां तक भी अधिकार दिया गया कि कम से कम 6 लोगों की नियुक्ति आप स्वयं कर सकते हैं अपने मंत्री परिषद में, और ज्यादा से ज्यादा 12 लोगों को आप नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी 1861 के अधिनियम में बोला गया, भारत के वायसराय के संदर्भ में इनको ये हमारे अधिकार प्राप्त हो जाता है। एंड इसी के संदर्भ में और ये भी बोला गया कि इससे पहले भारत में हमारी संसद व्यवस्था नहीं थी, संसदीय सिस्टम नहीं था, विधान परिषद का सिस्टम नहीं था। तो इस अधिनियम के द्वारा ये कानून भी लाया गया कि जो भी सारे राज्यों में विधानसभाएं हैं या विधान परिषद है हमारे, उनका भी गठन इसी अधिनियम के तहत हमारा किया गया। ठीक है, और संसदीय व्यवस्था यहीं से हमारी शुरू हो जाती है 1861 के अधिनियम से। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। और गवर्नर जनरल को एक अधिकार और दिया गया, सॉरी भारत के वायसराय को एक अधिकार और दिया गया कि किसी भी विकट परिस्थिति में अगर कोई भी हमारे या कोई भी आपके मंत्री परिषद आपके सपोर्ट में नहीं होते हैं और उस बैठक को या उस मत को पारित करना बेहद और बेहद आवश्यक होता है, तो आप उस मत को अध्यादेश के नाम से पारित कर सकते हैं, जो कि आज अगर वर्तमान की स्थिति से मैं कंपैरिजन करूं तो राष्ट्रपति के संदर्भ में ये बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि अगर राष्ट्रपति जी के संदर्भ में लोकसभा या राज्यसभा की बैठक नहीं चल रही होती है और किसी भी मत को पारित करना हमारा बेहद और बेहद आवश्यक होता है, तो राष्ट्रपति जी संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकते हैं कि अध्यादेश जारी कर सकते हैं और उस नियम को अपने स्वयं के हस्ताक्षर के अनुसार पारित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात भी कब बोली गई
1861 के अधिनियम में ये अधिकार प्राप्त हो जाता है भारत के वायसराय जी को। ठीक है, तो ये हमारी कुछ चीजें 1861 के अधिनियम के संदर्भ में भी हमने क्या करनी है, याद रखनी है। बात करते हैं इसी 1861 के पश्चात में 1892 का जो भी हमारा अधिनियम आता है, इसको देखते हैं। 1892 का अधिनियम आता है, इसमें क्या बोला गया कि 1892 के अधिनियम में ये बोला गया कि अभी तक क्या बोला गया था इससे पहले कि कम से कम मंत्री परिषद में 6 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा क्या बोला गया कि 12 सदस्य नियुक्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ये बोला गया कि कम से कम 12 सदस्य और ज्यादा से ज्यादा 16 सदस्यों को यहाँ पे नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसको भी हमने याद रखना है। एंड इसी के संदर्भ में और हमारे कुछ बोला गया कि अगर विधानसभा में या विधान परिषद में या संसद में किसी भी प्रकार का अगर वार्षिक बजट पेश होता है तो अभी तक भारतीयों को ये अधिकार नहीं था कि उस बजट पर प्रश्न पूछा जाए। जैसे अभी यार ये हमारा फरवरी मंथ जैसे ही आएगा, वर्तमान की स्थिति की बात करें तो फरवरी मंथ जैसे ही आएगा तो केंद्रीय वित्त मंत्री जो भी हमारी निर्मला सीतारमण जी हैं, उनके द्वारा वार्षिक हमारा बजट पेश किया जाएगा। ठीक है, तो उस बजट में सारी चीजों का प्रावधान किया जाएगा कि इस क्षेत्र में हमको इतना पैसा खर्च करना है, इस क्षेत्र में हमको इस साल इतना पैसा खर्च करना है। तो वार्षिक बजट जो पेश होने वाला है वो फरवरी मंथ में हमारा पेश होगा। ठीक है, और उसमें ये भी बोला जाएगा कि 2022 में हम लोगों ने किस किस सेक्टर में या किस किस क्षेत्र में हम लोगों ने कितना पैसा खर्च किया, 2023 में हम कितना खर्च करने वाले हैं, और 2024 के संदर्भ में ये बात बोली जाएगी कि हम किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च करेंगे। ठीक है, तो यही हमारा बजट होता है। फिलहाल में बजट हमारा पेश होने वाला है, तो उस पे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बात ये हम लोग कर रहे थे 1892 के चार्टर एक्ट की, तो इसमें यानी जो भी हमारा बजट पेश होगा इसमें हमारा क्या होगा, भारतीयों के द्वारा प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया इस चार्टर एक्ट के थ्रू। एंड एक बात ये बोली गई कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इससे पहले चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग का गठन नहीं किया गया था, लेकिन इस एक्ट के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा, यानी 1892 के अधिनियम के पश्चात में चुनाव आयोग अर्थात निर्वाचन आयोग का भी क्या किया गया, गठन किया गया, जिसका संविधान में बाकायदा अनुच्छेद 324 बाकायदा ये प्रावधान करता है कि निर्वाचन आयोग का गठन हमारे इंडिया में अनुच्छेद 325 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ 1892 से रिलेटेड कुछ हमारे एक्ट जिनको हमने याद रखना है। ठीक है, तो फिलहाल में आशा करते हैं यार, या उम्मीद करता हूं कि जितने भी सारे यहाँ पे एक्ट और अधिनियमों का वर्णन हम लोगों ने इस क्लास में किया, या जितने भी अधिनियमों का अध्ययन अभी तक शुरू से लेकर के लास्ट तक हम लोगों ने किया, पढ़ करके मजा आया होगा। और यार इन सारी जानकारियों को या इस इंडियन पॉलिटी की श्रृंखला में ये जो भी हमारा चैप्टर चल रहा है इसको पढ़ करके बेहद आनंद आएगा, और धीरे धीरे जो भी सारा सिस्टम है वो समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल में क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं इसी के नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।